हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतेंदु युग के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो हिंदी से संबंधित सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, ग्रेजुएशन लेवल से हो, पीजी या एमएसटी कर रहे हो या और भी कोई एग्ज़ाम जो हिंदी से रिलेटेड हो के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा भारतेंदु युग के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे भारतेंदु युग का परिचय जानेंगे, भारतेंदु युग का नामकरण कैसे हुआ, भारतेंदु युग की तात्कालीन परिस्थिति क्या थी और भारतेंदु युग में हिंदी साहित्य की आधुनिकता का उदय कैसे हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे देखते हैं भारतेंदु युग का परिचय। हिंदी साहित्य के इतिहास में 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के कालखंड को भारतेंदु युग कहा जाता है। यानी कि 1850 से लेकर के 1900 तक के बीच में जो भी समय रहा, इसे हम भारतेंदु युग कहते हैं। 1850 ईस्वी से हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की शुरुआत होती है। 1850 से हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की शुरुआत होती है। ये आधुनिक युग क्या है? तो जिसमें हिंदी का संपूर्ण विकास हुआ हो। 1850 ईस्वी से हिंदी का संपूर्ण विकास हुआ है। इस युग में गद्य, पद्य, कहानी, नाटक, पत्रिका, साहित्य, हिंदी के समस्त विधाओं का विकास हुआ है। ठीक है। आधुनिक युग को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है। तीसरा हम देखेंगे कि इस युग में जितने सारे कवि थे वो रूढ़िवादी परंपरा से मुक्त होकर के, यानी कि अपने विचारों को किसी भी बंधन से मुक्त कर करके वो कविताएं और कहानियां रचने लगे। अपनी अभिव्यक्ति को अपने लेखन के माध्यम से दर्शाने लगे। उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो ये सब सारा कुछ आधुनिक युग में हुआ और ये आधुनिक युग जब भारतेंदु युग की शुरुआत हुई तभी से ये स्टार्ट हुआ है। आगे देखते हैं जो आज भी चल रहा है। ठीक है। आधुनिक युग को कई उपखंडों में बांटा गया है। कौन कौन से उपखंड ये भी जानते चले। आधुनिक युग को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविताएं। तो आधुनिक युग को कई उपखंडों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भारतेंदु युग है। ये हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला युग है जिसका नामकरण किसी रचनाकार के नाम पर हुआ है। यानी कि ऐसा युग था जिसका नाम किसी रचनाकार के नाम पर रखा गया। भारतेंदु का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि इनके नाम से ही इस युग का नाम रखा गया। यानी कि इसकी प्रभावशाली इतनी थी भारतेंदु जी की कि इनके नाम से एक युग का नाम ही रखा गया। आगे देखते हैं। भारतेंदु का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ। भारतेंदु ने कई प्रबंध और कई मुक्तक कविताएं रची। ये मुक्तक कविताएं क्या होती है? ऐसी काव्य रचनाएं जिसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं रहे, जिसका प्रत्येक क्षण स्वतंत्र और काव्य आनंद देने के में पूर्ण होता हो, उसे मुक्तक कविताएं कहते हैं और इसे भारतेंदु जी ने रचा। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाटक, निबंध, रंगमंच आदि विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी भारतेंदु ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन्स आदि चलाकर प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्दंत और मातृदंड की परंपरा को कायम रखा। आगे देखते हैं भारतेंदु का गद्य के संबंध में। भारतेंदु ने गद्य में विविध विधाओं की शुरुआत की। उन्होंने सभी आवश्यक विषय पर लिखा जिसमें नव जागरण का आधार तैयार हुआ। भारतेंदु का प्रभाव उस युग के सभी साहित्यकार पर ही नहीं बल्कि बाद के साहित्य पर भी पड़ा। अब आगे देखते हैं इसका भारतेंदु युग का नामकरण कैसे हुआ। तो देखिए, किसी युग के नामकरण 2 आधार पर किया जाता है। ठीक है। किस आधार पर कहते हैं? पहला आधार यह होता है कि पहला आधार तो यह हो सकता है कि उस युग की प्रमुख प्रवृत्ति पर युग का नामकरण किया जाए, जैसे भक्ति काल, वृत्ति काल। तो या तो उस युग की जो प्रमुख प्रवृत्ति है उससे युग का नाम रखा जाए, या दूसरा आधार यह हो सकता है कि उसका नाम किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से रखा जाए जिसमें उस युग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। तो ये इस निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, तो इसी से भारतेंदु युग के नामकरण का
यही दूसरा आधार था। इसका कारण यह है कि भारतेंदु स्वयं तो विभिन्न विधाओं में अत्यधिक रचनाएं की ही, साथ ही अपने समूह भारतेंदु मंडल को प्रेरित करके तत्कालीन हिंदी साहित्य को गति और समुचित दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण कार्य भी किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं भारतेंदु युग की तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी। तो भारतेंदु युग की जो तत्कालीन परिस्थिति थी वह यह थी कि 1857 के बाद महारानी विक्टोरिया का भारत पर अधिकार हो गया। ठीक है, कई लोगों को सरकार द्वारा कल्याणकारी कदम उठाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता को अंग्रेजी राज्य के औपनिवेशिक हितों के विषय में पता चला। इसीलिए इस युग की कविता में जहाँ राष्ट्रभक्ति के स्वर मिलते हैं, वहीं राज्य की भावना भी मिलती है। जहाँ लोग राष्ट्रभक्ति के गीत गा रहे हैं, वहाँ पे राजभक्ति की भावना भी देखने को मिलती है। इसके बाद देखेंगे 19वीं शताब्दी में भारत में नवजागरण की लहर आई, जिसमें बुद्धिवादी, मानवतावादी विवेक और सहिष्णुता को बल दिया जाने लगा। यानी कि 19वीं शताब्दी से पहले जो भक्ति काल, रीति काल में लोग थे, जो इसी तरह की भावनाओं में थे, अब उनमें कुछ परिवर्तन आने लगा और वे बुद्धि, मानवतावादी को महत्व देने लगे। दूसरा है कि न्यायप्रियता और व्यक्तित्व को महत्व दिया जाने लगा। अब लोग न्यायप्रिय होने लगे और व्यक्ति को अधिक महत्व देने लगे। इस काल में जो कविताएं लिखी गई है, उनमें देश समाज की चिंता प्रमुख थी। यहाँ पे लोग भजन या भक्ति काल से निकल के जब वो बाहर आए, तो वो क्या करें, मानवता पर ध्यान देने लगे, न्यायप्रिय होने लगे, व्यक्तित्व पर उनका ध्यान जाने लगा और देश विदेश की चिंता होने लगी, समाज की चिंता प्रमुख हो गई। तो उस समय जितनी भी कविताएं लिखी गई, इसमें इस चीज़ की विशेषताएं आपको मिलेंगी कि उस समय की, जो भारतेंदु युग के समय में जितनी कविताएं लिखी गई, उसमें देश की, समाज की चिंता को अधिक महत्व दिया जाने लगा। जाति प्रथा, जाति पे प्रति लोगों के जो विचार थे, उन सबको, सामाजिक कुरीतियों पर ध्यान देने लगे। वो इन सब टॉपिक पर कविताएं अब करने लगे। अब आगे देखते हैं भारतेंदु युग में हिंदी साहित्य में आधुनिकता का उदय। तो भारतेंदु युग में हिंदी साहित्य की आधुनिकता का उदय कैसे हुआ? तो भारतेंदु युग से हिंदी साहित्य में आधुनिकता का उदय होता है। आधुनिकता क्या है? तो आधुनिकता एक वैचारिक दृष्टिकोण है। ये एक विचार है, जो विचार बदला लोगों में, जो ईश्वर की जगह मानव को तथा आस्था की जगह तर्क को केंद्र में रखती है। यानी कि जो समय आधुनिकता जब आई, तो लोग ईश्वर की जगह पर मानव को वैल्यू देने लगे, भाव देने लगे, और आस्था की जगह पर तर्क, मतलब किसी बात को तर्क तक ले जाना को केंद्र में रख करके कार्य करने लगे। ये इस तरह के जो परिवर्तन आए, ये आधुनिक युग में है। आधुनिकता वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास करती है एवं भावना का निषेध करती है। इसीलिए आधुनिकता के दौर में जो साहित्य लिखा गया था, जो उस समय, जो भी आधुनिक के समय में, आधुनिकता के समय जो साहित्य लिखा गया था, उसमें अलौकिक जीवन पर चिंता कर रहा था। वो पुरानी बातों को या पुरानी परंपराओं के गीत नहीं गा रहा था। जिसमें जो भी साहित्य लिखे गए, वो मानव जीवन में जो उस समय जो घटनाएं घट रही थी, लोग जिस वजह से समाज में परेशान हो रहे थे, उसको कविता के माध्यम से साहित्य में दर्शाया जाने लगा। उसकी चिंताएं कवि करने लगे। इस युग में ईश्वर की धारणा व्यक्तिगत आस्था के रूप में स्वीकार किया गया। इस युग में जो ईश्वर की धारणा थी, उसको बदल करके व्यक्तित्व आस्था के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। साहित्य या कलाओं में उसका चित्रण प्रासंगिक नहीं रहा। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे में भारतेंदु के साहित्य प्रवृत्ति के बारे में जानेंगे। आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।